हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तुमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था तारा बालू का स्तूप तक। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारी जो आज की क्लास होने वाली है, अगला प्रकार देखते हैं बालू का स्तूप का, वो है परवलयिक स्तूप। ठीक है, इनका विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में विस्तार है इनका। ठीक है, परवलयिक बालू का स्तूप जो है उनका विस्तार कहाँ पर है? पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में है। निर्माण की कंडीशन देखें कि निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण मरुस्थलीय वनस्पति के योगदान से होता है। ठीक है, ये मैं आगे एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान कैसे होता है इनकी। ठीक है, इनका निर्माण बरखान के विपरीत, ठीक है, अर्थात इनका वक्र पवनानुमुख होता है। ठीक है, हमने बरखान में देखा था कि इस तरीके से हवा चलती है और इस तरीके से उनका निर्माण होता था, लेकिन इनका जो निर्माण है इस बरखान के विपरीत होता है। मतलब इधर हवा चलेगी और इनका निर्माण कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा उस चीज़ को। ठीक है, पवनानुमुख की ओर तथा पवन विमुख ढाल उन्नतोदर होती है। ठीक है, मतलब जो कंडीशन निर्माण की बरखान में होती थी उसके जस्ट विपरीत वाली कंडीशन में इनका निर्माण होता है। ठीक है, बरखान में देखो हमने कौन कौन सी कंडीशन देखी थी, मैं एक मिनट समझा दूं आप लोगों को। देखो, बरखान का जो निर्माण था वो इस वाली कंडीशन, हाँ, ये इस डायग्राम में देखो, ये इधर हवा चलती है, ठीक है, और इधर इनका निर्माण हो रहा था। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, इनका जो उन्नत पवन तीव्र पवनानुमुखी होते हैं और बालों का स्तूप मंद पवनानुमुखी होते हैं। ठीक है, और तीव्र जो ढाल होती है वो पवनानुमुखी होती है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या है, ये सारी कंडीशन आपको अपोजिट दिखाई देंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये बरखान के जस्ट विपरीत होती है। इनकी जो तीव्र ढाल होती है वो तो इधर की तरफ होगी, ठीक है, और मंद ढाल जो होगी वो पवन के विपरीत दिशा में होगी, जबकि बरखान में अलग था। तो इनका जो निर्माण है वो बरखान की जो कंडीशन है निर्माण होने की उनके जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, ऊंचे टीले, वनस्पति, जड़ों व चूने, जिसको हम CaCO3 बोलते हैं, के कारण स्थायी लेकिन अति पशुचारण के कारण पुनः बालू प्रवाह होती है। देखो, इनका कंडीशन क्या है कि ये ऊंचे टीले, वनस्पति, जड़ों व चूने के कारण स्थायी तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अति पशुचारण मतलब ज़्यादा पशुओं के चराने के कारण उनके जो पैरों से ये वापस बालू के प्रवाह में बदल जाते हैं। ठीक है, थोड़े दिन के लिए तो स्थायी रहते हैं लेकिन उसके बाद वापस बालू के प्रवाह में बदल जाते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से होते हैं। इनका हमने देखा था बरखान में उनकी कंडीशन, हवा इधर थी और निर्माण इस तरीके से हो रहा था। ठीक है, मंद ढाल इधर की तरफ थी जबकि तीव्र ढाल इधर की तरफ थी। जबकि पैराबोलिक जो है, ठीक है, इसमें कंडीशन अलग है, हवा की दिशा अलग है और निर्माण ऐसे हो रहा है। तो इनमें मंद ढाल तो इधर की तरफ ही हो गई हवा की तरफ, और तीव्र ढाल दूसरी तरफ हो गई। ठीक है, और ये देखो वनस्पति वगैरह इनका योगदान है इनके निर्माण होने में। मतलब ये वनस्पति पेड़ पौधे हैं, उनकी मिट्टी जो है उनसे टकरा कर रुक जाती है और उस कंडीशन में इनका निर्माण होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है नेटवर्क बालू का स्तूप। ठीक है, मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क बालू का स्तूप मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। निर्माण की कंडीशन देखें तो रेखीय, अनुप्रस्थ व पैराबोलिक जो स्तूप है, ये तीन जो बालू का स्तूप है, रेखीय, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक, इनके पार्श्वों यानी कि साइड्स जो होती है ना, इनके पार्श्वों व उनके बीच में अत्यधिक दिशा विहीन मंद वायु, बढ़ती वनस्पति, शुष्क नदी घाटी व जलोद्भूत स्थल आकृतियों द्वारा इनका निर्माण होता है। देखो, दिक्कत क्या है कि सबसे मेन चीज है अत्यधिक दिशा विहीन मंद वायु, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनके निर्माण होने में। मतलब हवा जो है जब चलती है ना तो कभी किधर से और धीरे,
तो ये कंडीशन, इस कंडीशन के कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, अगला है बरखोनोइड्स व बरखान। अंडाकार रूप में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की जो मेडा नदी बेसिन है उसमें ये पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडाकार रूप में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की जो मेडा नदी बेसिन है, ठीक है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। मुख्यतः कहाँ पर मिलेंगे? भालेरी, रतनगढ़, पश्चिमी जोधपुर, देशनोक, बीकानेर, झुंझुनू, जायल नागौर के अंदर और डिडवाना कुचामन। ओके, ये जो क्षेत्र है इनके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से, कभी किधर से हवा चल रही है मंद, कभी किधर से, कभी किधर से, तो उस कंडीशन में इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। अगली स्लाइड है, अगला जो प्रकार है बालू का स्तूप का वो है अवरोधी स्तूप। मतलब ये किसी न किसी अवरोध के कारण निर्मित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप खड़े हुए हो रेगिस्तान के अंदर और हवा चल रही है बहुत तेज, तो आपके पैरों के पास में धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और एक आकार ले लेगी उस हवा के कारण। जो हवा उस मिट्टी को लेके आ रही है, तो धीरे धीरे आपके पैर के पास में वो एक अलग से आकार में कुछ बनने लगता है। तो इस तरीके के बहुत सारे अवरोधी चीज होते हैं। जैसे वहां पर अवरोध हो गया झाड़ी, पेड़, भवन, पहाड़ी आदि। तो इनके कंडीशंस के कारण इन स्तूपों का निर्माण होता है। वहां पर जो हवा द्वारा मिट्टी लाई जाती है वो इकट्ठी होती रहती है और धीरे धीरे एक आकार बन जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। ठीक है, तो अवरोध जो है उनके कारण उत्पन्न मिट्टी के जमाव से इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, बीचून पहाड़, जोबनेर, कुचामन, सीकर की हर्ष पहाड़ियों में इनका निर्माण होता है। ओके, अगला जो प्रकार है वो है सर्ब। ठीक है, ये कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में छोटी झाड़ी व घास के झुंडों के आसपास इनका जो निर्माण है वो देखो कहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ हो गया इस तरीके से, कोई छोटा घास का, ठीक है, और इधर से हवा मिट्टी ला रही है, तो धीरे धीरे इकट्ठा कर देगी, इकट्ठा कर देगी तो वहाँ पे एक अलग ही आकार ले लेगी। ठीक है, फिर बाद में किधर दूसरी साइड से हवा चलेगी तो यहाँ से मिट्टी हटाकर बगल वाले पौधे पे ले जाकर चिपका देगी। तो ये अस्थिर प्रकृति के भी होते हैं इस कारण। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं ये हमने देख लिया। पश्चिमी राजस्थान में छोटी झाड़ी व घास के झुंडों के आसपास ये मिलेंगे। डायग्राम में दिखाता हूँ किस तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए ये घास के पेड़ हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो इनके पास में मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, और वो इकट्ठी होती होती अलग एक सर्प के आकार का रूप ले लेती है। तो जैसे फिलहाल इस पेड़ के पास में बनेगा, फिर यहाँ से इधर से हवा आ गई तो यहाँ से मिट्टी हटकर दूसरे पौधे पौधे के पास में चली जाएगी। तो फिर ऐसे ये अस्थिर प्रकृति के भी होते हैं। ओके, अब देखो हमने एक चीज देख ली, जो रेतीला शुष्क मैदान देखा था उसमें पहला जो प्रकार था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, उसके हमने पूरे जितने भी बालू का स्तूप थे कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के, वो सारे कंप्लीट कर लिए। अगला जो पॉइंट है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अभी हमने देखा था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, अब देख रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश, इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, विस्तार कहाँ कहाँ पर है? मरुस्थल के पूर्व में पोकरण जैसलमेर के अंदर जिसमें मैक्सिमम है, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, इनके अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, मतलब ये वो क्षेत्र हैं जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ पर बालू का स्तूप आपको किसी भी प्रकार का दिखाई नहीं देगा। यह बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव है यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई? पश्चिमी रेतीले मैदान का 41 से 42% भाग पर ये स्थित है। मतलब पश्चिमी जो रेतीला हम मैदान देख रहे थे उसके 41 से 42% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ओके, टर्सरी काल से प्लीस्टोसीन काल की अवसादी या परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। ये जो क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, वो अवसादी परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। टर्सरी काल से प्लीस्टोसीन काल की जो अवसादी चट्टान है उनसे ये ढका हुआ है। ठीक है, जुरासिक काल के
वनस्पति, ठीक है, जूरासिक काल के वनस्पति अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। उदाहरण के लिए जो आकलवुड फॉसिल पार्क है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर का, ठीक है, वहाँ पर जूरासिक काल की लकड़ी के टुकड़े मिले थे, ठीक है, तो उसको हम आकलवुड फॉसिल पार्क कहते हैं, जो कि जैसलमेर में है, ठीक है। अब देखो अवसादी व परतदार चट्टान क्या है, इन चट्टानों में तेल व गैस तथा भूमिगत जल भंडार भर भर के मिलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए लाठी सीरीज बेस्ट एग्जाम्पल इस चीज के लिए, तो लाठी सीरीज के बारे में अब आगे देखेंगे। तब तक के लिए ये चीज ध्यान रखो कि अवसादी व परतदार चट्टानों के बारे में, इन चट्टानों में तेल व गैस तथा भूमिगत जल भंडार खूब है, ओके। बाप बोल्डर्स क्या है इस क्षेत्र के अंदर, देखो बाप तो एक क्षेत्र का नाम हो गया जो कि फलौदी के अंदर है। बोल्डर्स क्या चीज होती है, ये जो हिमानी गोलाश में होते हैं, ठीक है, उनके जो अवशेष है उनको हम बोल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हैं, ठीक है। तो ये देखो मैं एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ, ये हो गया बोल्डर्स। तो जो है ना वो ये बड़े आकार के पत्थर थे, हिमानी अवशेष, और ये जो छोटे आकार के थे, जो चिकनी मिट्टी रहती थी उसको बोलते थे क्ले, ये होती है बोल्डर क्ले। ये तो हो गया बाप बोल्डर्स, जो बाप क्षेत्र के अंदर था फलौदी, ठीक है, बड़े पत्थर हिमानी अवशेष जो होते हैं, और जो मिट्टी थी चिकनी उसको बोलते थे बोल्डर क्ले, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। प्लाया, जिसको हम रन भी बोलते हैं, ये एक प्रकार से अस्थायी झील होती है, ठीक है। मिलती कहाँ पर है, उत्तरी जैसलमेर, दक्षिणी पोखरण में बालू का स्तूपों के बीच निम्न भूमि जहां वर्षा जल एकत्र होता है। देखो प्लाया के बारे में हमने कल भी देखा था कि ये अस्थायी झील होती है, ठीक है, और बालू का स्तूपों के बीच में जो निम्न भूमि होती है वहां पर जो वर्षा के दिनों में वर्षा का जल एकत्र होता है उनको हम प्लाया बोलते हैं, और इन्हें हम रन भी कहते हैं, ओके। ये कहाँ पर मिलेंगी, बरमसर, कनौड़, भाकरी, लवा, पोकरण जैसलमेर के अंदर, बाप फलौदी व थोप बीकानेर के अंदर में प्रमुख रन पाए जाते हैं, ओके। जैसलमेर जिले की प्लाया झील, जिसको हम खड़ीन कहते हैं, एक केंद्रोमुखी जल प्रवाह है, मतलब यह बीच में से नीचे और चारों तरफ से पानी बीच में आकर इकट्ठा होता है, तो इसलिए इसको हम केंद्रमुखी जल प्रवाह बोलेंगे। खड़ीन वर्षा जल संचयन की एक पारंपरिक तकनीक है। जब हमें जल के बारे में पढ़ेंगे, जल संचयन संबंधित जितनी भी विधियां थी पारंपरिक, तो उनमें हम एक खड़ीन भी देखेंगे। तो ये एक पारंपरिक तकनीक है वर्षा जल एकत्रित करने की। भाई रेगिस्तान है, वहां पर पानी की आवश्यकता वैसे ही ज़्यादा होती है, ठीक है, वर्षा होती नहीं है, तो वहां पर एक है पारंपरिक तरीके होते थे जिनमें वर्षा जल एकत्रित किया जाता था, जैसे तालाब हो गया ना, खड़ीन हो गई, टाँका हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उधर, तो हम बाद में इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ओके। ये देखो कुछ इस तरह से थे प्लाया, जैसे बीच में नीची है, ठीक है, चारों तरफ से इसमें पानी आता है फिर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मतलब एक केंद्र की ओर पानी आ रहा है, तो केंद्रमुखी जल प्रवाह हो गया इसका, ओके। अगला जो टॉपिक है अब वो है अर्ध शुष्क स्टेपी मैदान या बांगर प्रदेश। पहला हमने देखा था रेतीला शुष्क मैदान, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अर्ध शुष्क स्टेपी मैदान, जिसको हम बांगर प्रदेश भी कहते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। 15 मिनट की क्लास है, अच्छे से समझो, अच्छे से कवर करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक भी चीज़ मैं कहीं से स्किप कर नहीं रहा हूँ, हर जगह से जो भी पॉइंट मुझे मिलता है उनको मैं नोट्स में कवर करता हूँ। तो आपको कोई गुंजाइश है नहीं कि कोई चीज़ आपकी छूट जाए मेरी तरफ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।